हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, रिबेट क्या होता है। आई होप आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो चलिए अब आगे पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 तो कंप्लीट हो गया आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ विशाल ब्रोस। क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को जर्नल ऑफ विशाल ब्रोस में। तो अपनी नोटबुक में आप लोग लाइन खींचेंगे और सबसे पहले डेट लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड, और जर्नल ऑफ विशाल ब्रोस। ईयर लिखेंगे 2020 में, देन 1। फर्स्ट है कमेंस बिजनेस विद कैश। क्या हुआ है, पहला काम कमेंस्ड हुआ है बिजनेस कैश के साथ, और कितना कैश लगा है, 5 लाख रुपीज़। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के साथ तो ये तो हमारा बिजनेस हो गया, और ये हो गए प्रोप्राइटर जिसने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, यहाँ पे आ गया है कैश। तो अब ये बताइए, बिजनेस में कैश आया है ना, तो जब कैश आया है, और कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, तो रियल का रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस में आया है तो कैश को हम कहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर के पास से तो चला गया और ओनर पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये ओनर कौन हो गया, गिवर हो गया, देने वाला हो गया, इसलिए हम इसको कैपिटल बोल के नीचे क्रेडिट में लिखेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ₹5 लाख। ठीक है, ये देखिए 2020 में 1 कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, और अमाउंट बॉट इन बाय विशाल ब्रोस एज कैपिटल। ये नरेशन लिख के यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच देना है बस। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री अब करेंगे। सेकेंड एंट्री में इन्होंने बोला है कि गुड परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। गुड्स जो है ना परचेज किया गया है मोहन से फॉर कैश में। अब परचेज किया है, परचेज हमेशा कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, तो परचेज को हम डेबिट में लिख देंगे। और अगर सामान खरीदा है तो इसके बदले क्या चला गया, कैश चला गया, कैश कम हो गया, कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो कैश बिजनेस से बाहर चला गया, तो इसलिए कैश को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। परचेज एक्सपेंसेस है, नॉमिनल का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, इसलिए परचेज डेबिट में आता है, और टू कैश। ये नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पर है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज डेबिट 50,000 टू कैश 50,000, और डेट डाल दिया। नेक्स्ट अब थर्ड एंट्री कर लेते हैं। मे थर्ड की क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अब अजय से सामान खरीदा है, यहाँ पर कैश और कुछ भी नहीं लिया है, कैश का तो नाम ही नहीं लिया है। तो जब कैश है ही नहीं तो हम क्या मानेंगे कि हमने अजय का नाम हमें लेना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार का है, और परचेज किया है तो परचेज तो हमेशा डेबिट ही होगा। टू कैश की जगह अब क्या आ जाएगा, कैश तो आने से रहा, क्योंकि कैश तो दिया ही नहीं है, तो क्या आएगा, टू अजय आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय। देखिए यहाँ पर हुई एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय, और परचेज में 1,20,000 टू अजय 1,20,000, नरेशन गुड परचेज फ्रॉम अजय। फोर्थ की एंट्री क्या होगी, गुड्स रिटर्न टू अजय। अब क्या हुआ है, गुड्स जो है रिटर्न कर दिया अजय को, पहले परचेज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय से हम सामान खरीद के लेके आए, हमने देखा अरे ये तो सामान डिफेक्टिव है हमारा, अब हमने क्या किया, वापस कर दिया ना सामान को, लो भाई अजय अपना सामान वापस रख लो। तो परचेज रिटर्न कर रहे हैं अब। तो अगर परचेज हम डेबिट में हमेशा लिखते हैं तो परचेज रिटर्न हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, और वापस कर किसको रहे हैं, अजय को कर रहे हैं, तो अजय ऊपर आ जाएंगे। तो अजय अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, ये हमारी एंट्री बन जाएगी।
अजय अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट कितना हो गया 5000। नरेशन में क्या लिखा, गुड्स रिटर्न टू अजय, गुड्स अजय को वापस कर दिया। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न टू अजय हो गया। अब गुड्स सोल्ड टू राजीव, गुड्स सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया है, राजीव को बेचा है ना। जैसे परचेज हमेशा डेबिट में आता है तो सेल्स हमेशा कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। गुड्स सोल्ड टू राजीव है, राजीव को सामान बेच दिया, तो राजीव पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो राजीव तो डेबिट में आ गए, राजीव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन गई। राजीव अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट विल बी 5000। नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू राजीव। नेक्स्ट है 40, ये 12 की एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न 10%, राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, राजीव ने 10% गुड्स क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो 40,000 का गुड्स सोल्ड हुआ था, 10% का गुड्स जो है, जो मान लीजिए बिजनेस ने राजीव को बेचा था, ये बिजनेस है, बिजनेस ने राजीव को सामान बेचा, राजीव ने देखा अरे ये तो ख़राब है, तो राजीव वापस करने आए, तो सेल्स रिटर्न हो गई ना। जैसे सेल्स हमेशा क्रेडिट में होती है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा कहाँ होगी, डेबिट में हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, किसने वापस किया, राजीव ने वापस किया है, तो टू राजीव हो जाएगा। ये हमारी एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राजीव, और अमाउंट कितना लिखेंगे, 40,000 का 10%, 40,000 इंटू 10/100 ऐसे निकाला जाता है परसेंट, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो अमाउंट कितना आ गया 4000, तो 4000 हम लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न टू राजीव 4000, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 4000 टू राजीव 4000। नरेशन में लिखेंगे 10% ऑफ द गुड्स सोल्ड टू राजीव रिटर्न बाय हिम, 10% ऑफ 40,000 इज इक्वल टू 4000। ये टोटल हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट का टॉपिक। डिस्काउंट क्या होता है आप लोगों को पता है, जब भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भैया थोड़ा सा तो कम कर दीजिए, कुछ तो डिस्काउंट दे दीजिए, है ना। हर सामान पे हम बोलते हैं कि कुछ तो डिस्काउंट कर दीजिए, वो कहेंगे नहीं फिक्स रेट की दुकान है, हम डिस्काउंट नहीं करेंगे। मतलब कि जो भी सेल प्राइस है, जो भी सामान बेचने वाला प्राइस है, उस प्राइस में हम कम करवाते हैं रेट, और जब रेट कम करवा के हम सामान लेते हैं तो वो होता है डिस्काउंट। ये जो होता है डिस्काउंट इज एन अलाउंसेस गिवन बाय सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस, या लीस्ट प्राइस पे जो हमें मिल जाए, या डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, डिडक्शन मिल जाए ताकि हम जल्दी पेमेंट कर सके, वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का बेसिकली मतलब सेलिंग प्राइस से थोड़ा सा कम में लेके आना सामान। और डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये जो डिस्काउंट होता है ना ट्रेड डिस्काउंट, ये होलसेलर अलाउ करते हैं, मैन्युफैक्चरर अलाउ करते हैं, किसको, रिटेलर को। होलसेलर वो होते हैं जो बहुत बड़े लॉट में सामान को बेचते हैं, और रिटेलर जो है सामान ले लेते हैं जो थोड़ा सा कम लेते हैं, वो होते हैं रिटेलर। तो ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर रिटेलर को देते हैं एक फिक्स परसेंटेज पे, मतलब 10%, 20% फिक्स परसेंटेज पे देते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स पे। जैसे गुड्स का प्राइस 50,000 है तो उन्होंने बोल दिया कि 50,000 पे आपको हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे, मतलब 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, तो आपको 45,000 का गुड्स पड़ेगा। इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क, मतलब जब भी लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है तभी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ये क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन दोनों पे ही मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है इसकी कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है आपको, चाहे आप क्रेडिट चाहे उधार में सामान लो और चाहे आप कैश सामान लो, तब दोनों में ही आपको मिलेगा। सिंस इट इज़ रिलेटेड टू द परचेजेस एंड नॉट टू द पेमेंट, तो ये परचेज से रिलेटेड होता है कि आपका बेसिकली सामान लेने से मतलब है कि आप सामान ले रहे हो ना, तो ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। और कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं पास करनी पड़ती ट्रेड डिस्काउंट के लिए कि कोई आप अलग से एंट्री पास करते हो। एज इट डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो और इनवॉइस ऑफ द गुड्स, ये डायरेक्ट जो होता है ना गुड्स की प्राइस से डायरेक्ट लेस करके बताया जाता है, लेस करके डायरेक्ट दिखा दिया जाता है
इसके लिए कोई अलग से हम एंट्री नहीं दिखाते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड या ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड करके। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ट्रेडर है, ट्रेडर ने सेल किया गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस 10,000 था और 20% का ट्रेड डिस्काउंट लगा फॉर कैश। ट्रेडर सेल गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। द एंट्री विल बी, अब एंट्री क्या हो जाएगी, सेल हुआ है ना गुड्स और कैश में हुआ है, तो दो हमें सब दिख गया, दो चीज़ दिख गई, दो अकाउंट इफेक्ट होता हुआ दिख गया, एक सेल्स और एक कैश। सेल्स हमेशा कहाँ होता है बताइए, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है ना, तो सेल्स को हम क्रेडिट में डाल देंगे। और कैश रिसीव किया है, कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आया है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट हो गया, ये तो एंट्री बन गई। अब उसके बाद कितने का था सामान, 10,000 का था और 20% का क्या मिल गया है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो 10,000 पे 20% अगर हम निकालेंगे तो 2,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब 10,000 में से 2,000 हमें डायरेक्ट माइनस करना है। 10 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8,000 बचेगा ना, तो 8,000 का ही हम सामान खरीद के लाएंगे। तो यहाँ पर हमें एंट्री में ये लिखना है, कैश अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। देखिए ये इन्होंने किया भी हुआ है, कैश अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। इफ़ द गुड्स सोल्ड एट ट्रेड डिस्काउंट आर रिटर्न बाय अ कस्टमर, अगर जो गुड्स सोल्ड किया गया है ट्रेड डिस्काउंट पे और अब वो कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं आके कि भैया जी हम आपके यहाँ से सामान लेके गए थे, आपका सामान थोड़ा सा दिक्कत है, ख़राब है, वापस करिए। तो जब आप वापस भी करोगे तो अमाउंट जो होगा ना ट्रेड डिस्काउंट का वो फिर से डिडक्ट हो जाएगा लीस्ट प्राइस ऑफ द रिटर्न गुड्स की। जब आप वापस करोगे तो फिर उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके पैसा वापस मिलेगा। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जो होता है ये कस्टमर्स को दिया जाता है। हम और आप जब हम लोग सामान लेने जा रहे हैं तो हम लोग कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स को ये मिलता है और इसीलिए मिलता है ताकि कस्टमर्स अर्ली पेमेंट करें, जल्दी से पेमेंट कर दें, हाँ भाई इतने का सामान है, इतना दे दो, जल्दी पेमेंट करो, हटो जाओ यहाँ से, ये वाला टाइप। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड, और ये तभी मिलता है जब कस्टमर एक फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट कर दें। जैसे मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर खरीदा है मिस्टर ए ने और वो रेफ्रिजरेटर है 25,000 रुपीज़ की, 3,000 का डिस्काउंट उन्हें मिल रहा है, बट सेलर ने ये कंडीशन रखी कि इफ़ यू विल पे पेमेंट विद इन 10 डेज, अगर आप 10 डेज के अंदर पेमेंट करोगे देन ओनली आई विल अलाउ 3,000 एज अ डिस्काउंट टू यू, अदरवाइज आई विल नॉट गिव डिस्काउंट। तो यहाँ पे फिक्स पीरियड रख दिया, टाइम, इन्होंने टाइम की इंपॉर्टेंस बता दी कि 3,000 रुपीज़ तभी मिलेगा जब 10 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर टू मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट, तो इससे होगा क्या कि मिस्टर ये जल्दी जल्दी पेमेंट करेंगे, भाई 10 डेज के अंदर दे दो, 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। एज द डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट सो द एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। यहाँ पर क्या होता है, कैश डिस्काउंट की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है अलॉन्ग विद द एंट्री फॉर पेमेंट की एंट्री के साथ साथ डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है वो भी लिखा जाता है। और डिस्काउंट जो होता है ये कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर डिस्काउंट रिसीव है तो इनकम बन जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर डिस्काउंट अलाउ है तो डेबिट में आ जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो एज सच डेबिट व्हेन इट इज़ अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कभी भी हो रहा है तो वो डेबिट में ही डालना है। एंड क्रेडिट में जब डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो हमेशा और हमेशा कहाँ डालना है, क्रेडिट में ही डालना है। ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, कस्टमर जो होता है ना उसको दोनों ही डिस्काउंट मिल जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि कस्टमर इज अलाउड बोथ द डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट। कस्टमर को कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों मिल जाता है। तो इस केस में ऐसा नहीं करना है कि नहीं भाई तुम्हें हम ट्रेड डिस्काउंट नहीं देंगे, नहीं हम तुम्हें कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, या एक ही डिस्काउंट तुम्हें मिलना है, ये दोनों नहीं मिल सकता, ये नहीं होता। अगर उसे दोनों मिल रहा है तो दोनों अलाउ करेंगे, बट सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे फर्स्ट और फिर जो अमाउंट निकल के आएगा फिर उस पर जो है कैश डिस्काउंट दे देंगे। इन सच केस फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड देन कैश डिस्काउंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस ऑफ द अमाउंट। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बैलेंस अमाउंट बच जाता है उस पर हम कैश डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर है, उसने सेल किया गुड्स
लीस्ट प्राइस जो था गुड्स का 20,000 का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बताइए 10% कितना होगा 20,000 का? कैलकुलेट करिए और बताइए। 20,000 इंटू 10/100, इस तरह से हम निकालते हैं डिस्काउंट। ये 0 0 कटा तो कितना बचा? 2,000 ना। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 2,000 हो गया। एंड कैश डिस्काउंट है 2% का। लीस्ट प्राइस 20,000 में 10% माइनस किया तो 18,000 आ गया। अब इस 18,000 पे 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, तो 2% कैसे निकालेंगे? 18,000 इंटू 2/100, तो 360 रुपीज़ का क्या आ गया? कैश डिस्काउंट आ गया। और कैश डिस्काउंट भी क्या करना है? लेस करना है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 17,640। It means that 17,640 will be paid if the payment is made in cash. अगर कैश में पेमेंट करी गई तो 17,640 रुपीज़ की पेमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या रिकॉर्ड करना होता है, क्या माइनस करना होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और जब ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट निकल आता है तो फिर हम क्या डिडक्ट करते हैं? कैश डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं। देन फाइनल पेमेंट का अमाउंट आ जाता है। अब एडवांटेज क्या है ट्रेड डिस्काउंट का रिटेलर के लिए? रिटेलर को तो ये फ़ायदा मिल जाता है कि उसको जो भी सामान है ना वो कम रेट पे मिल जाता है, उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है क्योंकि वो कम रेट पे सामान लेके आया है। दूसरा ये होता है कि रिटेलर मेक्स सम प्रॉफिट इवन इफ ही सेल्स द गुड एट देयर कैटलॉग प्राइस। अगर कैटलॉग प्राइस पे भी वो सामान बेचता है रिटेलर, तो भी उसे पता ही है मैं तो कम ही पे लाया हूँ ना, तो उसे डिस्काउंट तो मेरा ही हुआ है। होलसेलर को क्या फ़ायदा होता है? होलसेलर की सेल्स इंक्रीज हो जाती है, वो इनकरेज करता है रिटेलर को, देखो मैं तुम्हें इतना सस्ता दे रहा हूँ, ले लो जल्दी से। सेकेंड, चेंज इन अ रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में प्रूव टू बी एन इफेक्टिव वेपन टू फेस द कॉम्पिटिशन्स। ऐसे कॉम्पिटिशन के मार्केट में अगर हमें कम रेट पे थोड़ा सामान मिलेगा तो हम सोचेंगे भाई ले लेते हैं, यही सामान ठीक है। तो बेचने के लिए होलसेलर को भी फ़ायदा होता है, होलसेलर आराम से अपना सामान निकाल पाता है, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर पाता है रेगुलर कस्टमर्स से। चेंज हो जाता है रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट में इन एन ईजी मेथड एंड मेक चेंजेस इन प्राइस विदाउट रीप्रिंटिंग ऑफ कैटलॉग्स। कैटलॉग्स को बिना रीप्रिंट कराए वो आराम से लिखा जा सकता है। अब कैश डिस्काउंट का फ़ायदा सेलर को क्या होता है? सेलर मतलब जो सामान बेच रहा है उसको क्या फ़ायदा होता है कैश डिस्काउंट का? वो रिसीव कर लेता है अमाउंट एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, क्योंकि कस्टमर ये सोचता है भाई जल्दी से पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। और कैश रिसीव्ड इन टाइम इम्प्रूव द कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस। और जब टाइमली पैसा मिल जाता है तो इनफ्लो जो होता है ना बिजनेस में, पैसा आने का फ्लो वो बढ़िया हो जाता है। और बैड डेट जो मिनिमाइज हो जाता है, बैड डेट मतलब ऐसा पैसा जो रिकवर नहीं होने वाला था उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। प्रॉम्प्ट पेमेंट रिड्यूस द क्लरिकल वर्क ऑफ मेंटेनिंग ऑफ डेटर अकाउंट एंड सेंडिंग फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स टू डेटर। और जल्दी पेमेंट हो जाता है तो क्लर्क का वर्क कम हो जाता है, उसे बार बार फ़ोन करके याद नहीं दिलाना पड़ता कि मिस्टर ए आपका फ्रिज का पेमेंट बचा हुआ है, पेमेंट कर दीजिए। तो ये काम जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। और बायर को क्या फ़ायदा मिलता है कैश डिस्काउंट से? हमको और आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कैश डिस्काउंट से? अर्लियर द बायर पे द हायर ही अर्न इन कैश डिस्काउंट, मतलब अगर हम जल्दी पेमेंट करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। बायर हु अर्न हायर कैश डिस्काउंट कैन सेल द गुड्स टू हिज कस्टमर एट अ लोअर रेट। तो अगर मान लीजिए अल्टीमेट हमें किसी और को बेचना है तो हम उससे और सस्ते में भी बेच सकते हैं। फिर अर्ली पेमेंट इनहेंस द रिपुटेशन और गुडविल ऑफ द बायर। अगर जल्दी से पेमेंट कर दिया किसी बायर ने, अगर हमने जल्दी से पेमेंट कर दिया तो सेलर के आगे हमारी क्या हो, अरे ये बहुत अच्छे कस्टमर है, ये तो तुरंत पेमेंट करके चले जाते हैं, तो रेपुटेशन बन जाएगी हमारी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट का मतलब भी यही हो रहा है हमारा कि रिबेट में रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर। जो सेलर सामान बेच रहे हैं ना उस बेचने वाली वैल्यू से थोड़ा सा कम रेट पे सामान हम लेते हैं, रिडक्शन पे लेते हैं, कम पे लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर 10,000 का सामान बिक रहा है तो हम 80,000 पे ले रहे हैं, तो रिडक्शन हो गया ना in the value of sold goods allowed by the seller। और rebate is allowed for the reason other than for which trade discount and cash discount are allowed। rebate मिलने का अलग रीज़न होता है। rebate तभी मिलता है जब जो गुड्स बिक रहा है ना वो inferior क्वालिटी का है, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो एज सच इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट से ये अलग होता है। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली सेलर अलाउ करता है ऑन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स पे, मतलब जब ज़्यादा
क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है तभी सेलर अलाउ करता है परचेजर को। और कैश डिस्काउंट इज अलाउ किया जाता है ताकि जल्दी पेमेंट कर दिया जाए। और रिबेट जब मिलता है जब इंफीरियर क्वालिटी के सामान को निकालना होता है कि ये सामान खराब हो रहा है, इसको जल्दी निकालो। अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो यूजुअली नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर रिबेट बिकॉज ये रिड्यूस कर सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स जस्ट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। जैसे ट्रेड डिस्काउंट में वैल्यू कम होकर डायरेक्ट सामान बिका था, वैसे ही रिबेट में भी वैल्यू कम होकर सामान बिक जाता है। हाउएवर इफ रिबेट इज अलाउड आफ्टर द एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर सेल ऑफ गुड्स के बाद रिबेट अलाउ किया गया है। हाउएवर इफ रिबेट इज अलाउड आफ्टर द एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, then the separate entry will be required in the books of seller as well as the purchaser। अगर रिबेट जो है अलाउ हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स हो गया है, सामान बिक गया है, उसके बाद रिबेट दिया जा रहा है, देन सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी सेलर को अपनी बुक में और परचेजर को अपनी बुक में। तो सेलर क्या एंट्री पास करेगा फॉर रिबेट अलाउ की? सेलर तो क्या कर रहा है, रिबेट अलाउ कर रहा है। तो रिबेट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट में एक्सपेंस आता है, क्रेडिट में इनकम आएगा। तो रिबेट अलाउ कर रहा है तो खर्चा हो रहा है, तो रिबेट अलाउड डेबिटेड टू परचेजर। फिर परचेजर विल फॉलोइंग एंट्री, परचेजर विल पास फॉलोइंग एंट्री फॉर रिबेट रिसीव। परचेजर तो रिसीव कर रहा है रिबेट, अगर रिबेट रिसीव कर रहा है परचेजर के लिए तो इनकम हो रही है, वो सेलर से रिसीव कर रहा है, तो सेलर अकाउंट डेबिटेड टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। बेसिकली अलाउ और रिसीव वाला वर्ड याद रखिए कि अलाउ है तो डेबिट में डालना है और अगर रिसीव है तो क्रेडिट में डाल देना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इन जनरल एंट्री, कंपाउंड जनरल एंट्रीज। कंपाउंड जनरल एंट्रीज क्या होता है? जब हमारी एक ही जैसी एंट्री होती है दो बार, जैसे पेड वेजेस है, पेड सैलरी है, पेड रेंट है। तो अगर हम पेड वेजेस की एंट्री करेंगे तो वेजेस टू कैश लिखेंगे, पेड सैलरी की एंट्री करेंगे तो सैलरी टू कैश लिखेंगे, पेड रेंट की करेंगे तो रेंट टू कैश लिखेंगे। बार बार टू कैश टू कैश टू कैश लिख रहे हैं ना, तो बार बार टू कैश टू कैश टू कैश ना लिखना पड़े तो हम एक ही एंट्री पास कर दें, वेजेस टू वेजेस अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एक ही बार कैश लिख दें। वेजेस का मान लीजिए 1000 है, सैलरी का 1000 है, रेंट का 2000 है, तो 2 + 1 + 4000 हो गया। तो हम क्या यहाँ पर कैश के सामने कितना अमाउंट लिख दें, 4000 लिख दें। तो ये जब एंट्री को हम कंबाइन कर देते हैं एक ही जैसे एंट्री को, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री मीन्स कंबाइनिंग द जनरल एंट्री। Sometime two or more transaction relating to one particular account take place on same date. So in such case, instead of passing separate entries for all such transaction, only one entry is passed, and such a general entry is termed as compound general entry। और इसको हम क्या कहते हैं, compound general entry कहते हैं। For example, on 31st March, ₹50,000 are paid for salary, 20,000 पेड फॉर रेंट। तो एंट्री विल भी हमारी एंट्री क्या बन जा रही है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस पेड नरेशन हो गया। तो एक ही बार लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखना पड़ा 31 मार्च की एंट्री कि सैलरी टू कैश एक बार अलग लिखते, फिर रेंट टू कैश अलग लिखते। एक ही साथ लिखा सैलरी डेबिटेड हो रहा है, रेंट भी डेबिटेड हो रहा है, टू कैश में बढ़ गया अमाउंट, 70,000 आ गया। तो सच एंट्री कैन बी पास्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 ways। फर्स्ट इज बाय डेबिट 1 अकाउंट एंड क्रेडिट 2 अकाउंट और मोर, या बाय क्रेडिट 1 अकाउंट एंड डेबिट 1 और 2 मोर अकाउंट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि डेबिट 2 अकाउंट एंड क्रेडिट 1 अकाउंट। तो इसी तरीके से ये इतने तरीके से पास हो सकती है, बाय डेबिट 1 और मोर अकाउंट एंड क्रेडिट 2 और मोर अकाउंट, सच एज द ओपनिंग एंट्री में जैसे होता है। अभी आप लोग को ओपनिंग एंट्री बताएंगे आगे। थर्ड इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बोल रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। नरेश एंड कंपनी की बुक में हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो बस अब आप लोगों को क्या काम करना है, अपनी नोटबुक में लाइन खींचना है और लाइन खींचने के बाद जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी लिखना है।
फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट लिखना है ना। हो गया। देन डेट डालिए 2018 जून 1, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। पहला एंट्री क्या हो गई, पेड कैश टू महेश, तो महेश रिसीवर हो गया, महेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट, ये हो गई एंट्री। और डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, और डिस्काउंट भी रिसीव्ड किया है महेश से, डिस्काउंट रिसीव्ड किया है ना। और रिसीव्ड होता है डिस्काउंट तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा कि डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा ना, क्योंकि इनकम हो रही है तो इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा। तो कैश जो है 9600 है, कैश के अकाउंट में 9600 लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड में 400 लिखेंगे। टोटल महेश से हमें रिसीव करना था 10,000, लेकिन कैश हमें रिसीव किया खाली 9600 और डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ, 400 का। तो यहाँ पर हमने बताया कि कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये डिस्काउंट अलाउड होगा तो वो डेबिट में चला जाएगा। जून 4 की एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। रिसीव्ड किया है कैश अरुण से और डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। अरुण से रिसीव किया है कैश, तो अरुण तो देने वाला हो गया, और देने वाला गिवर होता है। अगर देने वाला गिवर होगा तो गिवर कहाँ आएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में। पर्सनल अकाउंट का रूल लगाइए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अरुण गिवर है तो अरुण नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आ गया, रिसीव क्या कर लिया, कैश, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है ना, रियल मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू अरुण अकाउंट। अब डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट में लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड है डेबिट में लिख दीजिए। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू अरुण अकाउंट। और एक शॉर्टकट बताएं, जहाँ पर कैश होता है ना वहीं पर डिस्काउंट जाता है। अगर ऐसे याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट होता ही और डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो क्रेडिट होता है। एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिटेड 4900, डिस्काउंट अलाउड जो है 100 टू अरुण 5000। कैश के साथ देखिए यहाँ पे डिस्काउंट लगा है, यहाँ भी कैश था तो यहीं पे कैश के साथ डिस्काउंट आ गया। जून 10 की एंट्री क्या है, गुड्स सोल्ड टू हरीश। गुड्स जो है सोल्ड किया हरीश को बेचा है सामान। अब सामान बेचा है, सेल्स है, तो सेल्स हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में आता है, और हरीश ऊपर आ जाएंगे क्योंकि कैश और कुछ नाम कैश और दिया ही नहीं है तो नाम ही लिखना पड़ेगा। हरीश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये आ गई जून 10। हरीश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000 हो गई। देन हरीश, जून 12 की क्या एंट्री, हरीश रिटर्न गुड्स। हरीश ने क्या किया है, रिटर्न कर दिया गुड्स, वापस कर दिया। हरीश टू सेल्स है ना, हरीश टू सेल्स हो गया। अब जो है हरीश जो है रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो अगर सेल्स हमारा हमेशा क्रेडिट होता था तो सेल्स रिटर्न हमेशा कहाँ होगा, डेबिट में हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हरीश अकाउंट लिखेंगे हम, ये हो जाएगी हमारी एंट्री, हरीश सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हरीश अकाउंट। और अमाउंट कितना चला जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा ये। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू हरीश अकाउंट 2000 रुपीज़ से गुड्स रिटर्न बाय हरीश, जून 12 की एंट्री ये हो गई। देन 14 की क्या एंट्री हो जाएगी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो जब भी फुल सेटलमेंट का नाम आएगा ना तो ऊपर की सारी हरीश से रिलेटेड सारी एंट्री हमको आँख खोल के देखनी पड़ेगी। पहला क्या था, गुड्स सोल्ड टू हरीश, तो गुड्स 30,000 रुपये का हरीश को बेचा पहले, हरीश टू सेल्स 30,000 की एंट्री करी। फिर हरीश ने देखा अरे ये गुड्स तो ख़राब है, वो वापस करने आ गए, तो सेल्स रिटर्न टू हरीश हो गया था 2000 रुपीज़। तो अब हमें हरीश से कितना लेना था, 28,000 रुपीज़ वापस लेना था कि भैया दो 28,000। बट रिसीव्ड कितना किया है कैश खाली हरीश से 27,500 ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो दे ही दिया हरीश को। अब 28,000 में से 27,500 माइनस करिए, कितने का डिस्काउंट आया है, 500 का। तो 500 का डिस्काउंट मिला और रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश है, तो कैश रिसीव्ड किया, कैश आ गया ना बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हरीश के नाम से।
देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड 27,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 500 टू हरीश 28,000। नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। कंप्लीट। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग अब जून 20 की एंट्री। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, लिस्ट प्राइस 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड किसको किया है? गोपाल को सोल्ड किया है। 60,000 का गुड्स तो और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? गोपाल टू सेल्स बनेगी। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट तो हम कहीं दिखाते नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ अमाउंट माइनस करके दिखाएंगे। 60,000 का 10% निकालेंगे, 6,000 हो जाएगा, तो 54,000 लिखेंगे। गोपाल अकाउंट डेबिटेड 54,000 टू सेल्स अकाउंट 54,000। जून 20 गोपाल अकाउंट डेबिटेड 54,000 टू सेल्स अकाउंट 54,000। नरेशन गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। कर दिया, एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट जून 23 की एंट्री है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट हुआ है? 15% का। फिर ट्रेड डिस्काउंट है, इसको फिर शो नहीं करना है, बस 20,000 में से डायरेक्ट 15% निकालिए और माइनस कर दीजिए अमाउंट को। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है, और परचेज हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि अकाउंट, परचेज अकाउंट में 17,000 टू रवि अकाउंट 17,000। नरेशन गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 परचेज्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। कंप्लीट। टोटल करके क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। अब होमवर्क में आपको क्या करना है बच्चों? होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा। ओके, अगर कोई एंट्री नहीं आएगी तो हमको बताइएगा, और करने के बाद इसकी इमेज हमें सेंड करिएगा, या तो टेलीग्राम पे सेंड करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिएगा। बच्चों ज़रूरी है कि आप करो बैठ के। जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प।